मॉर्निंग। आज देखिएगा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कल लास्ट में छोड़ा था, तो क्वेश्चन लिखा दिया था मैंने ये, और क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। शुरू में स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा W1, W2, W3 तीन सब स्पेस है हमारे पास। तो W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3 लेंगे, तब आपके पास राइट हैंड साइड आता है। तो बच्चों के दिमाग में उठेगा दूसरा ऑप्शन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3 हो जाए? तो ये उनको बताने के लिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर अगला सवाल ये उठेगा कि क्या ऐसा कभी नहीं होगा, या ये बराबरी सेकंड वाली हो भी सकती है? तो हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बताने के लिए आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि अगर W2 W1 का सबसेट है तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। इन जनरल पहला वाला ही सही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले वाले को लेकर। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था कल, तो मैं मान लेता हूं एक वेक्टर सॉल्यूशन में, लेट जेड मान लीजिए, जेड बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। जो राइट साइड है क्वेश्चन 1 का मैंने उसमें लिया है। देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन ये है W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। इसमें मैंने कोई वेक्टर माना है, तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर यहाँ के किसी वेक्टर और यहाँ के किसी वेक्टर का सम। तो हम ऐसा करते हैं, सो मैं z को मान सकता हूँ x प्लस वाई, जहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 को, और जो y बिलोंग करेगा वो W1 इंटरसेक्शन W3 को बिलोंग करेगा आपके पास। तो x बिलोंग्स टू W1 हो गया एंड x बिलोंग्स टू W2 भी हो गया। ऐसे ही y बिलोंग्स टू W1 और y बिलोंग्स टू W3। ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। तो अब यहां से देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर ध्यान देना है हमने पहले इस वाले में। तो एक एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W3 का लेना है और एक W2 का लेना है। तो W2 का एलिमेंट हमें पता ही है क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस x बिलोंग्स टू x जिसमें है देखिएगा W2 में है, और y जो है W1 इंटरसेक्शन W3 में है। तो फिर x प्लस वाई कहाँ आ जाएगा? W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। ऐसा होगा या नहीं, देखिए तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक हो गया। ऑल्सो x बिलोंग्स टू W1 लिखा है आपने और y बिलोंग्स टू भी W1 लिखा है। तो फिर x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 क्लोजर प्रॉपर्टी से होगा या नहीं एडिशन में? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कह रहे हैं बच्चों कि x प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी है। सो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। और x प्लस वाई जो आपने शुरू में ऊपर लिया है बच्चों वो z है, दैट इज z बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस
W1 इंटरसेक्शन W3। तो देखिए प्लीज, आपने जेड कहाँ से लिया था और कहाँ आपने ले आया। तो राइट हैंड साइड में आपने एक एलिमेंट लिया और दिखाया कि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा? सो W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 intersection W3 is a subset of W1 intersection W2 plus W1 intersection W3। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे आप तो कर लेंगे। बराबरी के लिए बच्चों फिर वही बात है कि आप दोबारा लो कोई एलिमेंट और रिवर्स वे में प्रूफ करो। लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन, अब इधर लो और इसमें दिखा दो W1 इंटरसेक्शन W3। ये हमारे पास है। तो इसका मतलब हुआ कि जो अल्फा है वो W1 में भी है एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। अभी जो सेकेंड टर्म है ये बता रही है कि यहाँ दो सब स्पेस के सम से अल्फा आ रहा है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा बिलोंग्स टू W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। सो बीटा जो होगा वो W2 में होगा और जो गामा होगा वो W1 इंटरसेक्शन W3 में होगा। दिस इम्प्लाइज बीटा बिलोंग्स टू W2, गामा बिलोंग्स टू W1, गामा अगेन बिलोंग टू W3 ऑल्सो। और अल्फा W1 में आपने लिया ही है, अल्फा ये W1 वाला है, बीटा गामा के लिए आपने ये मान लिया। आपको यहाँ दिखाना है W1 W2 में कॉमन। आप में से कुछ बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 9 बजे की टाइमिंग है, तो आप 9 बजे या उससे पहले जुड़ जाइएगा क्लास में। चलिए ठीक है, अब मैं फिर ऐसे में कंसंट्रेशन टूटता है कि मैं कहाँ चल रहा था। मेरे पास अल्फा ये आ गया है, बीटा ये है, गामा ये है, गामा यहाँ भी। मुझे अब करना क्या है, ये तो मैंने तोड़ दिया। करना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे ये सब इधर लेके आना है लेफ्ट साइड में। W1 इंटरसेक्शन W2 में कुछ लेके आना है। कैसे लाया जाए जरा सोचिए तो। कोई रास्ता किसी को समझ में आ रहा है? W1 इंटरसेक्शन W3, मुझे इस पूरे में अल्फा लेके आना है। अल्फा का मतलब बीटा प्लस गामा, W1 W3। W1 इंटरसेक्शन W3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तो गामा आ जाएगा। W1 इंटरसेक्शन W2 में, अच्छा आ जाएगा। देखिए अल्फा का मतलब हमने क्या मान लिया है, बीटा प्लस गामा। ये किस में है? W1 में। और बीटा भी किस में है? नहीं, गामा। गामा है W1 में। ये देखिए जहाँ टिक लगाया मैंने नीचे डबल टिक, तो
उस हिसाब से सो बीटा प्लस गामा माइनस गामा भी W1 में होना चाहिए या नहीं? W1 सब स्पेस है बच्चों, उसमें बीटा प्लस गामा भी है और गामा भी है, तो दो वेक्टर हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी में होना चाहिए या नहीं क्लोजर से? यस सर। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा? बीटा बिलोंग्स टू W1। अब आपने इधर देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो बीटा बिलोंग्स टू W1 और बीटा बिलोंग्स टू W2 भी है, तो बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ऑल्सो गामा पे जाइएगा इन दोनों से, क्या ये लिखा ही है? गामा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W3, तो बीटा प्लस गामा कहाँ आना चाहिए? बीटा प्लस गामा कहाँ होना चाहिए? W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3, यही तो अल्फा है। तो अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 W1 इंटरसेक्शन W3। आपने अल्फा राइट साइड में लिया था और लेफ्ट साइड में दिखा दिया है, ये देखिएगा। अल्फा आपने यहाँ लिया था, ये राइट साइड, तो अब आपने ये प्रूव कर दिया। सो W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 intersection W3 is a subset of W1 intersection W2 plus W1 intersection W। तो इक्वेशन 1 और 2 बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना है, अगर पसंद है आपको सोचना, तो नहीं है तो फिर मुश्किल है भाई, कैसे करोगे? तो फिर आप यहां से लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 we conclude that W1 intersection W2 plus W1 intersection W3 डिस्ट्रीब्यूट होता है W1 intersection W2 प्लस W1 intersection W3। ये जनरल रूल, कोई भी तीन सब स्पेस लीजिए एक वेक्टर स्पेस की, तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या किसी बच्चे को दोबारा समझानी है कोई चीज? नहीं। आप देखिए प्लीज, एक जनरल क्वेश्चन जो उठेगा वो ये वाला उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये सेकंड पे ध्यान दीजिए इस बार। अब तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखाइए, कहना चाह रहे हैं वो कि डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती चीजें, W1 W2 W3 डायरेक्टली नहीं होती, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसा एग्जाम्पल एक बना के देखते हैं, बहुत ऑर्डिनरी हम ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। मतलब सेकंड में, तो V मैं ले रहा हूं R2/R, तो ये XY प्लेन है, आप समझ रहे हैं। W1 हमने एक एक्स्ट्रा सब स्पेस लिया और इसमें इस तरह के एलिमेंट ले लिए। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये वाली लाइन होगी जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। ऐसा समझ पा रहे हैं या नहीं? y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, उस लाइन में सब बराबर होते हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो तो बेसिकली W1 आपके पास ये सब स्पेस होगी। चलिए ठीक है, W2 और W3 लेने हैं, तो ये ले लीजिए A,0 A बिलोंग्स टू R। तो आपने क्या ले लिया? ये
W2 क्या है? एक्स एक्सेस। ये W2 है, ये W3 है, ये 3 सब स्पेसेस हैं। तीनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो तीनों सब स्पेस हो सकते हैं या नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो अब सोचिए, W2 प्लस W3 कितना आएगा? 8,0 8 कोई रियल नंबर है, और 0,B B कोई रियल नंबर है। तो आपके पास क्या आना चाहिए? A,B, जहाँ A और B कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो पूरा का पूरा R2 बन जाएगा या नहीं? Yes, sir. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों ये। यूनियन नहीं ले रहे हैं आप कि आप एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स और वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स का यूनियन लें ना, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बोलिएगा प्लीज। अरे भाई नहीं आया तो बोलो। श्योर है, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है फिर। Yes, sir. अच्छा, तो W2 प्लस W3 आपके पास पूरा R2 आ गया। अब इसका लेफ्ट साइड में करना क्या है इस बार? देखिए तो आपको जो करना है उसमें लेफ्ट साइड में क्या है? W1 हम्म, So W1 intersection W2 plus W3 करना है। अच्छा, तो बच्चों फिर W1 आपको पता ही है क्या है, उसका इंटरसेक्शन करना है मुझे W2 प्लस W3। तो पूरे एक्स वाई प्लेन और ये y इक्वल टू एक्स लाइन का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? W1 ही आएगा या नहीं? Yes, sir. हाँ. ये W1 ही आएगा बच्चों, ठीक है। विजुअलाइज होना ज्यादा जरूरी है। चलो ये एक तरफ का निकाला तो हमने W1 निकाला, चलो हम दूसरी तरफ देखते हैं। अब ये बताइए प्लीज, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा? आपको सामने डायग्राम है, देख के बताइए। ओरिजिन। Sir zero. 0 वेक्टर। जीरो फैक्टर। और यार दूसरा क्या था? W1 इंटरसेक्शन W3 W3, वो भी क्या आएगा? जीरो वेक्टर। 0 वेक्टर। अब इन दोनों का सम करें तो Sir zero vector ही आएगा। तो क्या बराबरी हो पाई? No, sir. और कुछ बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन 2, सो इन जनरल W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 अगर आप करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन W2 प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। तो ये इन जनरल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल था, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से आपने दिखा दिया, और बच्चों को विजुअलाइज भी हो रहा है कि हाँ ऐसा तो होगा। सवाल ये उठेगा कि क्या कभी भी बराबरी नहीं हो पाएगी इस टाइप की बराबरी जो हम चाह रहे हैं? सेकंड वाले में जो हमने चाहा, कहाँ गया यार वो, ज्यादा पीछे तो नहीं चले गए सवाल। ये था, क्या ऐसी कभी भी बराबरी नहीं हो पाएगी?
तो उसका जवाब है नाना हो जाएगा। ये रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन ये शर्त के साथ, अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये दोनों बराबर ही आ जाएगी, फिर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन ये तब है जब W2 W1 का सबसेट हो। तो पूरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात समझ में आई। अब मैं इसको लेके चलता हूँ W2 W1 के अंदर है, और इसे फिर करके आपको दिखाता हूँ से बराबरी कैसे, या आप लोग ट्राई करेंगे? अरे भाई, आप लोगों को लगता है कि आप ट्राई कर सकते हैं तो मैं छोड़ दूं? नहीं लगता तो मैं कर देता हूं। बताइए। सर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर बाकी लोग सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया। तो ठीक है बच्चों, फिर मैं नई चीज पे जाता हूँ अब। अगर ऐसा है तो जिससे हो जाए ये ट्राई करिए, और अगर हो, आसान है, वो कुछ है नहीं उसमें ज्यादा, 10 मिनट भी लगाओगे तो हो जाएगा। और हो जाएगा तो शेयर कर दीजिए, मैं भी बाकी ग्रुप्स में शेयर कर दूँ। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर जैसे सपोज हमने एक वेक्टर स्पेस लिया R³ R3 डायमेंशनल, और हम्म, फिर हमने उसका एक सब स्पेस लिया, सपोज प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन A+B+C=0, हम्म, और कोई दूसरा सब स्पेस लिया 2A+3B+C=0 कुछ भी। तो सर इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो वो किस टाइप का आएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी? ऐसे ही बोला था आपने कुछ? यस सर, कोई भी सब स्पेस मतलब। तो ये डिफरेंट दो प्लेन होंगे ओरिजिन से पास होने वाले, और ऐसे मामलों में नॉर्मली उम्मीद ये होती है कि जो ओरिजिन उनके कॉमन पॉइंट, दो प्लेन काटेंगे तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बच्चों लाइन बनती है या नहीं? ये यस सर। मालूम? आप अपने कमरे में जहां बैठे हैं, दो दीवारें जहां पर काट रही हैं, देखिए सामने वाली दीवार और छत, बीच में लाइन बनी होगी। आपकी कॉपी के राइट पेज और लेफ्ट पेज के बीच में लाइन बनी होगी। और ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि कोई भी दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनती है? लाइन सर बनती लाइन। है। लाइन बनेगी, और वो जो लाइन होगी वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो W1 पे भी है, W2 में भी होती है। वो तो लाइन तो इंटरसेक्शन वाली लाइन है, दोनों में होगी, तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को भी, तो वो लाइन होगी। तो वो इसीलिए ये भी कहने में ठीक है कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा सब स्पेस क्यों होता है, क्योंकि वो लाइन भी ओरिजिन से पास होगी, जो ये दोनों भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो लाइन भी ओरिजिन से पास होगी, कॉमन पॉइंट है, तो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। सर अगर हम इसको लिखेंगे अगर कंडीशन वाइज, तो W1 इंटरसेक्शन W2 = A, B, C सच दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। हम्म, ये दो प्लेन की कंडीशन है, इनको सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लेन की दो इक्वेशन हुआ करती थी, आप लोगों को अगर याद हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती थी, दो प्लेन की इक्वेशन से सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन में कन्वर्ट करते थे हम। और सर इनका यूनियन करेंगे तो? वो जरूरी नहीं है ना। यस सर। और सर इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो? वो दोनों के बीच का पूरा स्पेस कवर हो जाएगा। सर हम जैसे उसको लिखेंगे कैसे? W1 प्लस W2 हमारे पास
ABC such that मैथमेटिकली लिख पाएंगे हम इसको? अल्फा प्लस बीटा अल्फा A1 A2 A3 प्लस बीटा B1 B2 B3 A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 वेयर जो शुरू के 3 है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 और जो बाद के 3 है वो 2B1 प्लस 3B2 प्लस 4B3 इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाइड। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो W1 से आए हैं तो W1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और ये W2 वाली कंडीशन। क्लियर हो गया है? यस सर। सर और सर अगर हमें किसी कोई सब स्पेस को दूसरे सब स्पेस का सुपरसेट या सबसेट दिखाना है तब हमको कंडीशंस के साथ कैसे पता चलेगा कि वो सबसेट है या नहीं है? अच्छा, एक वेक्टर स्पेस है उसके कोई 2 सब स्पेस है मेरे पास आर्बिट्ररी। अब मुझे उन दोनों सब स्पेस में बताना कौन किसका, जरूरी नहीं है एक वेक्टर स्पेस के 2 सब स्पेस आपस में एक दूसरे के सबसेट हों, ऐसा जरूरी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी सब में कॉमन होगी वो तो ठीक है। यस सर। एक सब स्पेस के ऐसा समझ लो बच्चों जैसे ये एक क्या समझो यार इसको, ऐसा बना दो कुछ डंडा, इसमें कई वो ऑफिस में नहीं होता, इसमें रसीदें डालते रहते हैं, रसीद वसीद वो ऑफिस वाले इसके ऊपर से यस सर। छेद करते हुए डालते हैं। अरे देखा तो होगा और लोगों ने भी। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो ऐसा समझ लो बच्चों जी ये आइडेंटिटी है, बाकी सब सारे सब स्पेस इससे टने हुए जैसे हैं, कोई इधर को कोई इधर को कोई इधर को। हो सकता है अभी कोई सब स्पेस इसके अंदर भी आता हो, लेकिन सब इसके ऐसे ही आ जाए जरूरी नहीं है। ये सब टंगे हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है और वो एडिटिव आइडेंटिटी है, वो सब में एक ही है, बाकी का कोई पता नहीं है। इस टाइप का कुछ सोचो तो ये सब स्पेस टाइप का होगा। क्लियर हुआ दीदी? यस सर। बाकी बच्चों को भी समझ में आ पा रहा है? कुछ मदद मिल रही है इन सवालों से? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ढेर सारे सोच लो यार जितना सोच सकते हो। तो कई तो ऐसे होंगे जो बड़े वाले फ्लैप होंगे वो छोटे को कवर कर रहे होंगे, तो एक कई सब स्पेस अपने अपने अंडर भी एक सब स्पेस को रखते होंगे, लेकिन ये कुछ ही होंगे ऐसे, अधिकतर के मामले में अलग अलग हो जाएंगे। तो 2 आर्बिट्ररी सब स्पेस को एक दूसरे का सबसेट दिखा पाना जरूरी नहीं है संभव, यस सर। और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें समझ में आ पा रही हैं बाकी बच्चों को भी? यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, कुछ और पूछना है या हम आगे बढ़ें? यस सर, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसी चीजों से हमेशा सोच सबकी सुधरती है। मैं बार बार कहता हूँ सभी से कि सवाल पूछिए, सोचिए, सोचना शुरू कीजिए। जितना सोचोगे उतना खुश रहोगे जिंदगी में, मैथ्स में मतलब। दुखी रहने के लिए घरेलू जिंदगी की समस्याएं सोचते रहिए, बहुत दुखी रहेंगे। तो अब नया आर्टिकल शुरू करते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। अभी तक केवल सम था, 2 सब स्पेस का सम W1 प्लस W2 डिफाइन किया था मैंने।
तो वो तो ऑर्डिनरी सम था, सम ऑफ टू सब स्पेसेज। और अब मैं कहना चाह रहा हूं कि दो सब स्पेस का आप डायरेक्ट सम ले रहे हैं, तो दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम क्या होता है, अब मैं आपको ये बताता हूं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, फिर इस पे भी बात करेंगे। लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space V. Then V is said to be direct sum of V1 and V2, sorry, W1 and W2 if first W1 plus W2 equal to V, or second W1 intersection W2 equal to 0 vector. तो डायरेक्ट सम जो है वो, अगर आप लोग एनालिसिस में कनेक्टेडनेस पढ़ा हो आपने थोड़ा सा भी कनेक्ट, तो उसके समकक्ष से जैसा कुछ हुआ ये कनेक्टेडनेस के, कि आप एक रियल एनालिसिस में क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड जब आप पढ़ते हैं तो सेंस भी समझिएगा कि कोई स्पेस कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो सिंगल पीस में है, और डिस्कनेक्टेड है तो इसका मतलब उसके दो या दो से ज्यादा डिसजॉइंट पीसेज हैं। पीस मतलब फिजिकल सेंस है, उनका यूनियन मिलाकर दोबारा वो पूरा स्पेस बन जाता है और आपस में वो डिसजॉइंट होते हैं। इसी तरह से यहां पर समझिए, अब क्योंकि यहाँ सारे सब स्पेसेज में जीरो तो कॉमन होता ही है, लेकिन अगर केवल जीरो ही कॉमन आ रहा है बाकी कोई एलिमेंट ना हो, तो इनको भी हम लोग डिसजॉइंट समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिसजॉइंट सेट और डिसजॉइंट सबस्पेस में अंतर समझिएगा। डिसजॉइंट सेट के अनुसार, सेट थ्योरी के अनुसार, दो सेट डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, फाइव। सबस्पेस में क्योंकि जीरो आना ट्रिवियल है, वो सब में एक कॉमन चीज है, केवल जीरो ही कॉमन आ रहा है, तो आप ये जो जैसे इसको ना ऐसे समझो यार, इसको W1 और इसको W2 टाइप का मान सकते हैं, इनमें खाली जीरो ही कॉमन आ रहा होगा। बच्चों महसूस कर पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और ये W1 और W2 मिला दें, अगर इनका सम कर दें तो ये पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दे रहे हैं। तो ऐसा समझ लिया हमने कि जैसे V को हमने ना दो वेक्टर, दो सब स्पेस का में तोड़ दिया है, उन दोनों के सम से V आ जाएगा। हम यहाँ चीजों को तोड़ने में बड़ा खुश रहते हैं, चीजें जितनी तोड़ के छोटी छोटी हो जाएं वो चीजें आसान हो। तो स्पेक्ट्रल थ्योरम तक लीनियर अलजेब्रा में लास्ट में यही करते रहते हैं, छोटे पार्ट में तोड़ो। तो क्या मैं ये समझा पाया हूं आपको? एक मिनट बच्चों, सुनो। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा जो डायरेक्ट सम है वो एनालिसिस में किसके समकक्ष टाइप का है लगभग, ये समझने की कोशिश है केवल लगभग रफ, ऐसा कि यार वेक्टर स्पेस को हम दो पीस में नहीं तोड़ सकते कि वो दोनों में जीरो तो आप कॉमन आने ही आना है, बाकी कुछ ना आए, और उन दोनों को जोड़ के फिर पूरा वेक्टर स्पेस बन जाए। तो गट्ठर ही जो लकड़ी तोड़ने वाला मामला हो गया। क्या मैं समझा पाया आपको डायरेक्ट सम? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सवाल ये उठेगा कि क्या एक वेक्टर स्पेस को दो ही हिस्सों में तोड़ा जाएगा? अच्छा, पहले इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, it is represented as V equal to W1 प्लस ऐसे W2, प्लस का सिंबल के साथ बाहर से सर्कल जैसा,
इसका मतलब है ऑर्डिनरी नहीं है, ये डब्ल्यू ये वाला है, मतलब इनमें दोनों में कॉमन ये 0 आएगा और वैसे दोनों को जोड़ के V बन जाएगा। तो दो डिसजॉइंट सब स्पेसेस हैं और अगर उनका सम करके पूरा वेक्टर स्पेस बन जा रहा है तो ठीक है यार, पूरा वेक्टर स्पेस क्यों पकड़ रहे हो, वो दो पीस को उठाओ, जब जरूरत पड़ेगी बना लेंगे पूरा भी। तो डायरेक्ट सम का ये पर्पज है। तो सवाल ये उठेगा कि क्या दो ही हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आप चाहें तो n हिस्सों में तोड़ लीजिए, डायरेक्ट सम ऐसे भी किया जा सकता है। मैं इसको इन जनरल भी लिखा देता हूं। लेकिन वो चीजें होती रहेंगी, सवाल भी होते रहेंगे। आपको जो मैंने समझाना था, उद्देश्य जो था इसको पढ़ाने का, वो क्लियर हो चुका है सबको अब? यस सर। तो यहाँ पर नोट करके, इन जनरल it may be possible to write, may be possible, V equal to W1 direct sum W2 direct sum and so on direct sum W1। तो एक वेक्टर स्पेस को आप n हिस्सों में भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये सब आपस में डिसजॉइंट होंगे, 0 के अलावा आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आप लोगों ने इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ी हैं एनालिसिस में, सब डिसजॉइंट होती हैं और सब मिला के पूरा सेट बन जाता है वहां भी। ऐसा पढ़ा है या नहीं? यस यस सर। यस सर। यस सर। कोसेट भी हाँ, कोसेट भी पढ़े हुए हैं आपने कि हाँ भाई कोसेट भी डिसजॉइंट होते हैं, कोसेंट स्पेस बनता है, यहां भी बनेगा। तो डिकम्पोज करना, ये डिकम्पोजिशन होगा। चीजें आसान बनानी है तो डिकम्पोज करनी पड़ेगी, हर जगह डिकम्पोजिशन पढ़ाया जाता है। बायो होगी तो सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री होगी तो भी एनर्जी डिकम्पोज होकर ही रिलीज होती है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ानी पड़ेगी आपको। कहीं भी हो, मैथ्स हो तो डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट करते रहो, डिफरेंशिएट, चीजें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे, फिजिक्स वाले तो और छोटा तोड़ते रहते हैं, मैथ्स में भी। तो आपने गौर किया होगा कि हर जगह ऐसा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टम्स में ब्रेक किया जाए और उन छोटे छोटों को स्टडी किया जाए। इस थीम के पीछे ये लॉजिक है। यहां पर एक चीज और आई थी, अगर एक वेक्टर स्पेस है तो क्या गारंटी है कि उसके लिए दो सब स्पेस ऐसे मिल ही जाएं कि जिनको जोड़ के ये बने, मतलब हमेशा एडजस्ट करेंगे, ये जरूरी है? या ये भी छोड़ो, ये सवाल भी ठीक है, इससे भी फंडामेंटल सवाल, कोई भी सब स्पेस ले लिया मैंने वी का, कोई भी सब स्पेस, समझिएगा गौर से, तो क्या मुझे उस सब स्पेस के लिए हमेशा जो अब वी में से बचा हुआ होगा W2 वो मिलेगा हमेशा? अगर मिल गया तो क्या इसे इसका कॉम्प्लीमेंट बोलना सही रहेगा, या उल्टा भी W2 को W1 का कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बचा हुआ होता है या नहीं बच्चों? यस सर। यस सर हुआ। हाँ, तो हम लोग आगे अभी थ्योरम्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम, कि अगर आपने कोई वेक्टर स्पेस लिया और उसका कोई एक सब स्पेस उठाया, कोई भी सब स्पेस, तो गारंटी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सब पढ़ेंगे हम। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप एक वेक्टर स्पेस के कुछ सब स्पेस है, तो सोचिएगा कि एक सब स्पेस उठाया, उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, फिर दूसरा सब स्पेस, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप पेयरिंग जैसी कर रहे हैं या नहीं सब स्पेसेस की? ये उसके साथ मिलकर पूरा वेक्टर स्पेस देगा, ये उसके साथ मिलकर पूरा वेक्टर स्पेस देगा, एंड सो ऑन। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, फिर R3 में आ जाओ। R3 में सोचो, एक सब स्पेस एक्स एक्सिस है और एक सब स्पेस वाईजेड प्लेन है। ये एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाईजेड प्लेन। तो एक्स एक्सिस और वाईजेड प्लेन मिला के
पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस बना देंगे या नहीं, सोचो। Yes, sir. अगर आप एग्जाम्पल उठाते हैं R3R, W1 है आपके पास ये वाला A00, जहां A रियल नंबर है, तो ये एक्सेट सीज हुआ या नहीं? यस सर। ये एक्सेट सीज है भाई। और W2 उठाते हैं 0B C, बी और सी भी रियल नंबर है, कोई भी उठा लो। तो बच्चों बताइए ये वाईजेड प्लेन है या नहीं? यस यस सर। सर। Yes, sir. एक्सेट सीज में और वाईजेड प्लेन में कॉमन क्या क्या आएगा? सर 0। सर origin. बिल्कुल, एक वेक्टर, मतलब इसको जीरो वेक्टर कह सकते हो आप। बिल्कुल। और अगर W1 प्लस W2 करें आप इन दोनों को, तो आपको ऐसा मिलेगा या नहीं, ABC, जहां ABC कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये पूरा स्पेस कवर करेगा या नहीं? यस सर। यस। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि W1 और W2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। पूरक मतलब जो मतलब ये दोनों मिल जाए तो पूरा स्पेस जनरेट कर दें। तो यहाँ पर W1 W2 मतलब एक्स एक्सिस और वाई जेड प्लेन। तो इसी तरह से फिर दो पेयर और बताओ यार। y एक्सिस और एग्जैक्ट प्लेन। बिल्कुल, और जेड एक्सिस। और तो आप लोग अपने नोट्स में ये भी बनाइए। इस तरह से आपने डिकम्पोज कर दिया, आपने पूरे वेक्टर स्पेस को दो सब स्पेस में तोड़ दिया, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो जब एक्स एक्सिस और वाई जेड प्लेन ले सकते हैं तो सिमेट्री से बाकी दो भी पेयर उठा लीजिए। तो डायरेक्ट सम का मीनिंग मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। यहीं पर तीन हिस्सों में भी तोड़ सकते थे। अगर एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीन सब स्पेस लें और इनका सम कर दें, तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा? सोचो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कॉमन। जीरो वेक्टर। सर 0 वेक्टर। So origin. Oh. हाँ, ओरिजिन है जीरो वेक्टर, ठीक हो गया। और कुछ कॉमन नहीं है, अच्छी बात है। और इन तीनों को अगर मैं सम कर दूं तो क्या मिल जाएगा, सोचिए। So plain ABC. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सर आर 3D आर। पूरा space. हम्म, सर पूरा R3 मिल जाएगा। पूरा R3 मिलेगा बच्चों। सब लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. तो फिर ये भी लिख लो यार अपने नोट्स में, इस बात को भी लिखो कि भाई हम दो या तीन हिस्सों में तोड़ लें और उन तीनों की मदद से बना लें। पूरा 3D स्पेस पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन केवल एक्स एक्सिस को पढ़ना किसी भी बच्चे से कहोगे उसे लेगा ये बहुत आसान है। पूरा वाई एक्सिस, पूरा जेड एक्सिस और उन तीनों का सम कर देंगे, पूरा स्पेस बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर तीन हिस्सों में तोड़ दिया बच्चों। तो R3R हमेशा आपको मदद करता है पूरी चीजें समझाने में ज्योमेट्रिकली, और फिर उसी आधार पे जनरलाइज कर लो। तो यहां पर आपने दो का भी सम दिखाया और तीन सब स्पेस का सम भी दिखा दिया। तो इन जनरल वाली बात भी समझ में आ गई होगी। और कोई भी सब स्पेस उठाइए वेक्टर स्पेस का, उसका एक कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जरूर जाएगा, जिन दोनों को मिला के पूरा वेक्टर स्पेस बनता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आधार पे आप वेक्टर सब स्पेसेस की पेयरिंग कर सकते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो।
जो मैं कहना चाह रहा हूँ डिफिकल्ट हो रहा है क्या, समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि W1 अगर आप कोई सब स्पेस उठाते हैं तो पक्का आपको कोई ना कोई उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है W2, जिन दोनों का डायरेक्ट सम V बन जाता है। तो इस आधार पर तो फिर आप हमेशा वेक्टर स्पेस के जितने सब स्पेस हैं उनकी पेयरिंग कर सकते हैं यस आपस सर। में, कि W1 के साथ ये, W2 के साथ ये पेयरिंग कर सकते हैं ऐसे सब स्पेसेस की। तो ये कहना चाह रहा था मैं। तो सब स्पेस के बारे में इतना काफी है। अब ये डायरेक्ट सम के बारे में अब हम इसकी थ्योरम्स करते हैं। ट्राई लोड डेफिनेशन ये लेते हैं जो मैंने ली है। ट्राई लोड इसको थ्योरम लेते हैं, डेफिनेशन थोड़ा सा माइनर चेंज करते हैं। वो ये कहते हैं कि V का हर एलिमेंट अगर यूनिक वे में रिप्रेजेंट हो रहा हो ऐसे कि some element of W1 and some element of W2 and this is unique, तो वो डायरेक्ट सम होगा। तो कई लोग उसे बनाते हैं डेफिनेशन, तो ठीक है मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। डेफिनेशन डायरेक्ट सम की एक और हो सकती है, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होता है कि V is direct sum of W1 and W2 if first V equal to W2, second ये रिप्रेजेंटेशन यूनिट है, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ V इज, ये यूनिट वर्ड की वजह से आया सर, यूनिटली रिप्रेजेंटेड as V equal to W1 plus W2 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to capital W2। तो हर एलिमेंट अगर आप ऐसा दिखा सकते हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। तो कुछ किताबों में डायरेक्ट सम ये है। तो इसमें जो फोकस करने वाली बात है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असली चीज ये है, या तो यूनिट कहिए तब ये वाला रिप्रेजेंटेशन रखिए, या फिर जीरो टेबल कॉमन आएगा कहिए और ऐसा करिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल समझाने में यूनिट उतना मदद नहीं करता जितना जीरो कॉमन आने पे। इसीलिए मैंने आपको पहले ये डेफिनेशन से 3D में समझाई बात है। आप दोनों डेफिनेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट सम क्लियर हो गया या डाउट है अभी? क्लियर हो गया। अच्छा, तो आज मैं इतना ही करता हूँ। इसमें कल मैं आपको डायरेक्ट सम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, पहले तो ये थ्योरम कराऊंगा, ये वाली, इसको प्रूफ करना कि डायरेक्ट सम है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो डायरेक्ट सम होगा। पहले तो ये है, और दूसरा कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो डायरेक्ट सम वाला पोर्शन पूरा जब हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये कल ही हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद हमारा बच्चों लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की तरफ जाना होता है। तो मैं लीनियर अलजेब्रा रोकूंगा। अब मैं कुछ दिन पहले मैट्रिक्स पूरा कराऊंगा आपको, परसों से हो सकता है। मैट्रिक्स के बारे में काफी कुछ चीजें हम अलग से जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए। फिर लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो लगेगा ही नहीं आपको, वो लगेगा बहुत आसान है। तो आज अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो बोलिए। सर हाँ जी। सर ये जो सेकंड आपने डेफिनेशन लिखा है, इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, हाँ जी। तो इसमें ईच एलिमेंट ऑफ P इज यूनिटली रिप्रेजेंटेड एज लिखा है ना सर, आपने एक बार ये बता दीजिए। इसमें तो इंटरसेक्शन वाला आया ही नहीं। मैं कल ये प्रूफ करूंगा कि यूनिट होना और इंटरसेक्शन में रिलेशनशिप। यूनिट तभी होगा जब कॉमन कुछ ना आए। अगर कॉमन आ जाएगा तो यूनिटनेस खत्म हो जाएगी, फिर आप एक ही एलिमेंट को दो दो तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिटनेस खत्म होगी। यूनिटनेस केवल तभी आती है जब उनमें आपस में जीरो के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ये कल मैं थ्योरम कराऊंगा, तब शायद आप समझ पाएंगे। ओके सर। तो उसको जरूर अटेंड करिए। और किसी को कुछ कहना है
कुछ नहीं कहना है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.